वामपंथी पार्टियों में कम्युनिस्ट पार्टियों में प्रमुख पार्टी सीपीएम का 24th अखिल भारतीय सम्मेलन तमिलनाडु में मदुरई में 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। हम आग्रह करते हैं कि सीपीएम इस सम्मेलन में ईवीएम के खिलाफ मजबूत प्रस्ताव किया जाना चाहिए। हम ईवीएम के खिलाफ लड़ने के लिए एक पार्टी बनाया है, मक्कलुक्काग पोराडम कच्ची, लोगों के लिए लड़ने पार्टी। इस पार्टी नेता श्री आनंदन का अनुवादित भाषण हम अब पढ़ रही हूँ। वामपंथियों और सच्चे कम्युनिस्टों का कर्तव्य ईवीएम को खत्म करने के लिए लड़ना और दक्षिणपंथी पार्टी भाजपा को हराना है। बर्बर फांसीवादी आरएसएस बीजेपी के शासन में भारत को 2 बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तो फांसीवादी का खतरा है। इस आरएसएस गिरोह भारत को बर्बरता की ओर ले जा रहा है, जबकि दुनिया तकनीकी विकास, मानव संसाधन विकास और वैज्ञानिक उन्नति में आगे बढ़ रही है। भारत में बीजेपी आरएसएस का फांसीवादी गिरोह भारतीय लोगों और भारतीय समाज को प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों की ओर ले जा रहा है। यह योजना बनाता है कि कैसे धार्मिक अशांति पैदा की जाए, कैसे जातिगत दंगे भड़काए जाए, कैसे जातिगत विभाजन पैदा किए जाए, कैसे आम लोगों पर अंधविश्वास थोपे जाए और कैसे उन्हें प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तियों की ओर ले जाया जाए। आरएसएस बीजेपी गिरोह भारत को एक प्रतिक्रियावादी बर्बर स्थिति की ओर ले जा रहा है, क्योंकि उन्हें तभी फायदा होता है जब लोग जाति, धर्म और अलगाववाद के आधार पर एक दूसरे से लड़ते और मारते हैं। यह भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। दूसरा यही है कि भारत में भारी असमानता है। भारत विश्व में सबसे अधिक आर्थिक असमानता वाला देश बन गया है। यहाँ अत्यधिक शोषण हो रहा है। भारत को एक ऐसे देश में बदल दिया गया है जो जीएसटी जैसे विश्व में सबसे अधिक कर लगाकर अपने लोगों का शोषण करता है। भारत के टॉप लेवल 1% धनी लोगों के पास देश की 40% संपत्ति है। भारत में केवल टॉप 1% धनी लोग ही भारत की राष्ट्रीय आय का 40% हिस्सा एंजॉय करता है। इसमें से भारत की 29% संपत्ति केवल 0.1% लोगों के पास है। भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन है तथा टॉप 0.1% में लगभग 1.4 मिलियन लोग हैं। टॉप स्तर पर अति धनवानों की औसत वार्षिक आय 2200 करोड़ रुपए है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार और यहीं की पूरी व्यवस्था, पूरी सिस्टम एक छोटे समूह के लोगों के लाभ के लिए काम करती है, जो टॉप लेवल पर हो सकते हैं। पूरी आबादी का शोषण करते केवल कुछ धनी परिवार ही समृद्धि में रख रहे हैं। बाकी सभी लोग गरीबी, कर्ज और परेशानी में जीते हैं। लोगों की बचत इतनी अधिक खत्म हो चुकी है जितनी 50 वर्षों में नहीं हुई थी। आज अधिकांश लोगों की यही स्थिति है। निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की आय में गिरावट आई है और आज उनकी आय 15% से नीचे आ गई है। आज भारत में असमानता इस हद तक बढ़ गई है। यही इन फांसीवादियों को आर्थिक नीति का परिणाम है। ये दोनों समस्याओं देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी है। भारतीय फांसीवादी सत्ता अपने हाथों में रखते हुए ये दोनों काम करते हैं। वे सत्ता कैसे हासिल करते हैं? बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से, ईवीएम से पूर्ण धोखाधड़ी, धांधली और अनियमितताओं के माध्यम से केंद्र और कई राज्यों में सत्ता कब्जा कर लिया है। इस सच सबको जानता है। यह क्या दर्शाता है? हमारे देश में ना समानता है, ना लोकतंत्र है, ना स्वतंत्रता है और संविधान भी व्यवहार में नहीं है। यदि हमारे देश में यही स्थिति जारी रही तो क्या होगा? अगली पीढ़ी के जीवन का क्या होगा? उनकी शिक्षा और रोजगार का क्या होगा? उनकी संस्कृति का क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? हम देख सकते हैं कि सब कुछ खतरे में है। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज किया जाना चाहिए। इन फांसीवादियों से भारत को कैसे बचाया जाए? वे सभी लोग जो भारत से प्रेम करते हैं, वे जो लोकतंत्र से प्रेम करते हैं, विशेषकर वामपंथी विचारक, कम्युनिस्ट तथा वामपंथी सभी प्रगतिशील लोग, वे भारत को इन फांसीवादी से कैसे बचा सकते हैं? आपको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और इस दिशा में काम करना होगा। जब से ये बर्बर लोग सत्ता में आए हैं, संसद और राज्य विधानसभाओं में वामपंथियों, कम्युनिस्ट की संख्या घटती जा रही है। बीजेपी उन 3 राज्यों में आगे बढ़ रही है जहां वामपंथी राजनीतिक रूप से मजबूत थे, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरला। इस फांसीवादी गिरोह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का उपयोग करके
दंगों और षड्यंत्रों के माध्यम से त्रिपुरा में सत्ता हत्या ली है। त्रिपुरा में बीजेपी ने खुले तौर पर घोषणा की थी कि हम ईवीएम में हराफरी करेंगे और अवैध रूप से सत्ता हत्या लेंगे, और उसी तरह 2018 में भी अवैध रूप से सत्ता हत्या ली। बीजेपी के त्रिपुरा प्रदेश अध्यक्ष बिप्लब कुमार देव ने कहा, यदि सीपीएम के मुख्यमंत्री माणिक सरकार वोट देंगे तो उनका वोट भी कमल के निशान को जाएगा, लोटस को जाएगा। केवल मोदी और मैं ही जानते हैं कि जनता का वोट किस पार्टी को जाएगा। जिस तरह बीजेपी ने उत्तर प्रदेश और मणिपुर में ईवीएम में हराफरी करके सत्ता हासिल की, उसी तरह हम त्रिपुरा में भी हराफरी करके धोखाधड़ी करके सत्ता हासिल करेंगे। मैं इसे खुले तौर पर चुनौती देता हूं। अगर माणिक सरकार तत्कालीन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो वे मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। 2017 में बीजेपी की एक रैली में त्रिपुरा बीजेपी प्रेसिडेंट ने खुलेआम बोलते हुए इस वीडियो उत्तरी राज्यों में वायरल हुआ था। ইলেকশনে ইভিএম মেশিনে মানিক বাবু নিজেও যদি ভোট দেন সেটাও পদ্ম ফুলেই যাবে। যেটা উত্তরপ্রদেশে হয়েছে, যেটা মণিপুরে হয়েছে, সেটা ত্রিপুরাতে হবে। ईवीएम धांधली के कारण 2018 के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में सत्ता में आई बीजेपी फांसीवादी गिरोह ने इसे छुपाने के लिए सबसे क्रूर दंगे और नरसंहार किए। उसके बाद आज तक बीजेपी सरकार भारी धोखाधड़ी के जरिए वहां शासन कर रही है। वे ईवीएम धोखाधड़ी के माध्यम से यह कहानी बता रहे हैं कि वामपंथ कम्युनिस्ट जिसने 2014 के संसदीय चुनावों में राज्य में 64% वोट हासिल किए थे, उनके पास आज केवल 12% समर्थन है, 12% वोट परसेंट है। और बीजेपी जिसका वोट बैंक केवल 1.5% था, आज उनके पास 70% वोट बैंक है। इस पूरा कहानी है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी वामपंथी दल सीपीएम, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम जो कभी बहुत प्रभावशाली था और 35 वर्षों तक सत्ता में रहा था, आज एक छोटे समूह में सिमट कर रख गया है। बीजेपी झूठी छवि बना रही है और कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उसका 40% प्रभाव है और वामपंथ के पास, कम्युनिस्ट के पास केवल 5.6% प्रभाव है, 5.67% सपोर्ट है। ईवीएम धोखाधड़ी के जरिए ही वे ऐसे फर्जी आंकड़े तैयार करते हैं जिन पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। इसी प्रकार केरला में वामपंथी सत्ता में है, कम्युनिस्ट सत्ता में है। हालांकि हाल ही में संपन्न 2024 के संसदीय चुनावों में बीजेपी ने 20% बैंक होने की छवि बनाई और एक एमपी सीट पर कब्जा कर लिया ईवीएम के माध्यम से। यह भी ईवीएम धोखाधड़ी के माध्यम से हुआ है। केरला में बीजेपी और वामपंथियों के बीच अंतर कम हो रहा है। उनके द्वारा दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार यदि कम्युनिस्ट के पास 33% है तो बीजेपी के पास 20% है। बीजेपी आरएसएस ईवीएम में हेराफेरी के जरिए, ईवीएम में धोखाधड़ी के जरिए वामपंथी और लोकतांत्रिक ताकतों को पूरी तरह कमजोर करके अपना प्रभुत्व बढ़ा रही है। वे पूरे भारत पर स्थायी रूप से कब्जा करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। वे ऐसी स्थिति पैदा करने की योजना बना रहे हैं और उसे क्रियान्वित कर रही है जिससे भारत में वामपंथ कम्युनिस्ट लगभग समाप्त हो जाए। इस स्थिति में वामपंथियों और कम्युनिस्टों, सच्चे कम्युनिस्टों का यह कर्तव्य है कि वे लोगों के भविष्य, देश के भविष्य, लोकतंत्र के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ईवीएम चुनाव प्रणाली के खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ, इस धोखाधड़ी वाली चुनाव प्रणाली के खिलाफ नेतृत्व करना चाहिए और लड़ना चाहिए। आज वामपंथ के लिए, आज कम्युनिस्ट के लिए यह कर्तव्य निभाना ऐतिहासिक आवश्यकता है। यह कार्य अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में ईवीएम के खिलाफ तीव्र विरोध प्रदर्शन हुआ। इस आंदोलन ने न केवल ईवीएम को समाप्त किया और देश में पेपर बैलेट प्रणाली को पुनः स्थापित किया, बल्कि यह एक व्यापक लोकप्रिय क्रांति भी बन गई जिसने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका, जिसने अवैध रूप से सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इसी तरह यदि वामपंथी और कम्युनिस्ट भारत में ईवीएम के खिलाफ विरोध नेतृत्व करते हैं तो यह एक राष्ट्रव्यापी जनविरोध बन जाएगा। यह एक बहुत बड़ी क्रांति बन जाएगा। देश में इसके लिए माहौल मौजूद है। इस फांसीवादी गिरोह को केवल ईवीएम धांधली वाले चुनावों के खिलाफ
देशव्यापी लोकप्रिय विरोध के माध्यम से ही सत्ता से बाहर किया जा सकता है। हम लोगों के लिए एक सरकार बना सकते हैं, हम वामपंथी लोकतांत्रिक सरकार बना सकते हैं, हम एक वास्तविक वैकल्पिक सरकार बना सकते हैं। वामपंथियों को इस लक्ष्य की ओर सोचना और काम करना चाहिए। इस बात पर जोर देते हैं कि यह कर्तव्य भारतीय वामपंथियों का है, भारतीय कम्युनिस्ट का है। वामपंथी दलों में प्रमुख पार्टी सीपीएम का 24th अखिल भारतीय सम्मेलन मदुरई में 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। हम सीपीएम से आग्रह करते हैं कि सम्मेलन में ईवीएम के खिलाफ एक मजबूत प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। हम यह भी अनुरोध करते हैं कि मदुरई में आयोजित होने वाला सीपीएम का अखिल भारतीय सम्मेलन भारत के खिलाफ वाले सभी विपक्षी दलों को उचित राजनीतिक दिशा प्रदान करे।